सरकार द्वारा कुछ भी पैसे न देने के कारण दिनों दिन हमारे वेतन भत्ते, इंक्रीमेंट और सारी चीज़ों को रोक लिया गया। जो सप्लायर हमें यहाँ सामान देते हैं वो सामान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनका पैसा रुका हुआ है, और जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो सामान बना के हमें क्या देंगे, और जब हमारे पास यहाँ सामान ही नहीं होगा तो हम बेचेंगे क्या। हमने पीएमओ ऑफिस में डाला पोर्टल पे उनकी, हमने मंत्रालय में सेक्रेटरी साहब को लिखा, मंत्री को लिखा, चेयरमैन को लिखा, सबको हमने लेटर दिया है कॉटेज की समस्या के बारे में, लेकिन अभी तक कहीं से किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें ग्रांट मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें लगता ही नहीं हम सरकारी आदमी हैं, हमें लगता है हम प्राइवेट आदमी हैं। इस कंपनी की हालत ये हो गई है 2020 से। सिर्फ हमें दिलासा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। कोविड में जब दुकान ही 2 साल बंद रही, ढंग से खुली ही नहीं, तो सामान कैसे बिकेगा और सेल कैसे होगी। अब मजबूरी को आदमी थोड़ा वो उधार पानी लेकर काम कर गया, जो अपने पास पैसे हैं वो सब खा गए। बच्चों से वो बीमारी से हमारी पूर्ण का कर्जा हो गया, सब खत्म हो गए पैसे। हम अभी जनपद स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम पर हैं और यहाँ पर तमाम कर्मचारी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, कई तरह के भत्ते हैं उनके, वो उनको नहीं मिले हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर माल आता है, जो सप्लाई होती है, जो सप्लायर हैं, जो वेंडर हैं, उनको पेमेंट नहीं हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर सामान भी नहीं आ पा रहा है। सेल काफ़ी कम हो गई है और यहाँ की स्थिति काफ़ी दयनीय है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं और जो मैनेजमेंट की ओर से दिक्कतें हो रही हैं, इस इंडस्ट्री को लेकर पूरा मसला क्या है और क्या वजह है कि इनको इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी जड़ में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारी परेशानी सर कोरोना के साथ शुरू हुई थी। ड्यू टू कोरोना हमारा शोरूम काफ़ी दिन टाइम तक बंद रहा था, जिसके कारण कस्टमर का फुटफॉल नहीं हो पाया, जिसके कारण हमें आर्थिक हानि हुई और हमने बार बार मंत्रालय से रिक्वेस्ट की कि हमें उसके एवज में कुछ ग्रांट दी जाए ताकि हम अपनी कंपनी को चला सकें। सरकार द्वारा कुछ भी पैसे न देने के कारण दिनों दिन हमारे वेतन भत्ते, इंक्रीमेंट और सारी चीज़ों को रोक लिया गया और मैनेजमेंट अपनी मनमानी पे उतर आई। इसीलिए मजबूरी बस हम लोगों को ये स्टेप उठाना पड़ा, जिससे कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकें आप लोगों के द्वारा। अच्छा बताइए कि कितना समय हुआ, कितने दिन से सैलरी नहीं मिल रही है आपकी, कितने समय से भत्ते नहीं मिल रहे हैं, ये जो परेशानी है वो कब शुरू हुई? बेसिकली अब मैं वर्तमान की बात करूं क्योंकि कोरोना के बाद मामले थोड़े से ठीक हो गए थे, आपकी सैलरी भी आ गई थी, आपने पहले भी एक प्रदर्शन किया था जैसे कि आप बता रहे। हमने पहले भी एक प्रदर्शन किया था तो कुछ मैनेजमेंट ने हमारी मांगे कुछ पूरी की, 1-2 मांगे को छोड़ के बाकी सारी मांगे पूरी नहीं की। अभी जैसे कि हमारी सैलरी है, सैलरी तब भी उन्होंने पूरी नहीं की, 1-2 महीने की दे दी पर सारी फिर भी पूरी नहीं हो सकी। पीएमओ को पत्र लिखा आपने? हाँ, पीएमओ ऑफिस में रिप्लाई आ रहा है कहीं से? जहाँ भी कहाँ आपने शिकायतें की? हमने पीएमओ ऑफिस में डाला पोर्टल पे उनकी, हमने मंत्रालय में सेक्रेटरी साहब को लिखा, मंत्री को लिखा, चेयरमैन को लिखा, सबको हमने लेटर दिया है कॉटेज की समस्या के बारे में, लेकिन अभी तक कहीं से किसी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। पॉजिटिव रिप्लाई किसी की तरफ से नहीं है। जो आर्टिजन हमें सामान देता है सर, वो भी आगे से परचेज करता है, उसको बनाता है, उसके साथ कारीगर लगते हैं, उनको पेमेंट करनी पड़ती है। तो पूरा एक चैनल है सर। एक इससे कॉटेज ही नहीं जुड़ा हुआ है, इसके आर्टिजन का परिवार वो जो जहाँ से खरीदते हैं उससे एक आर्टिजन से कम 50 लोग जुड़े होते हैं सर। तो ऐसे आप लगाएंगे तो लाखों लोग हैं जो कॉटेज से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ सप्लाई चेन है उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये कॉटेज के एम्प्लॉय की ही समस्या नहीं है, अतएव ये सर जो आर्टिजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी समस्या है। उससे क्या है कि जो सप्लायर हमें यहाँ सामान देते हैं वो सामान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनका पैसा रुका हुआ है, और जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा तो सामान बना के हमें क्या देंगे, और जब हमारे पास यहाँ सामान ही नहीं होगा तो हम बेचेंगे क्या। अब हालात ये हो गए हैं कि हम लोग अपना प्रोविडेंट फंड निकाल करके खा रहे हैं, ये हालत हो गई है। उससे हमारा घर चल रहा है, उसी से गुजारा चल रहा है। तो ये बहुत ही बुरे हालात में हम लोग चले गए। और अगर सरकार ने बिल्कुल भी अगर आगे इसी तरह से अगर उनका रवैया रहा तो इस कंपनी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो करीब 1947 के आसपास या 50 के आसपास ये स्टार्ट हुई थी कंपनी, ये स्टार्ट ही इसीलिए करी गई थी कि छोटे छोटे वेंडरों को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे कम से कम आज के टाइम में लाखों लोग सर्व कर रहे हैं जो इस परेशानी को झेल रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोग कर्जा लेके मकान लिए थे, बच्चों को पढ़ाई कर रहे थे, उनको लोन देने में दिक्कतें आ रही है। हम बार बार मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि आप हमें पैसे दो ताकि आर्टिजन की पेमेंट हो सके और हमारे यहाँ सामान सुचारू रूप से आ सके और हमारा जीवन यापन भी जो अच्छी तरीके से चल सके। क्योंकि आज भी अगर हमारे यहाँ सामान आ जाता है
तो हमारी सेल जो आज 4 लाख या 3 लाख पे आ गई है वो 10 और 12 लाख पे आराम से जा सकती है, जिससे हमारे सारे मनी के जो क्राइसिस है वो ख़त्म हो जाएंगे। ये बताइए कि यहाँ कितने कस्टमर डेली आते हैं अभी? क्या कुछ वीआईपी जब यहाँ आते हैं तो ये आपके देखते होंगे यहाँ पर, आपसे कुछ सवाल करते हैं, पूछते बिल्कुल हैं? पूछते हैं और उनको बड़ा मतलब दुख लगता है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। सर हमको ये बताइए कि कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर और जो जिनकी सैलरी नहीं मिली है ऐसे कितने लोग प्रभावित हैं इससे? सर टोटल मिला करके यूनियन और ऑफिसर्स मिला करके करीब करीब 250-300 का स्टाफ है, और उसमें जो हमारे यूनियनाइज स्टाफ है वो इसके अंदर इस वक्त है करीब 70 के आसपास, और यूनियनाइज स्टाफ का करीब 4 महीने का वेतन रुका हुआ है, और जो ऑफिसर्स हैं उनका आपका करीब 6.5 महीने का वेतन उनका रुका हुआ है, और जो कैजुअल में लोग हैं, डेली बेसिस पे जो लोग हैं उनका करीब 2 महीने का वेतन रुका हुआ है। तकरीबन 40 साल से मैं सप्लायर हूँ यहाँ पर। पिछले कोविड के बाद से हमारी पेमेंट बिल्कुल जीरो हो गई है, मिलती है कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है, और वर्कर हमारे बैठे हैं सारे, मतलब कुछ तो काम छोड़ के भी चले गए हैं। मेरे 4 साल से पेमेंट नहीं मिल रही और मैंने अपने कागज़ वगैरह में रखे हुए कोर्ट के अंदर, और मुझे पेमेंट चाहिए, पेमेंट दे नहीं रहे, मैं परेशान हूँ और मेरी आत्महत्या करने वाली नौबत आ रही है इस टाइम। मैं तो चक्कर मार चुका हूँ, बहुत दुखी हो गया। MD साहब के पास गया, सबके पास गया, पेमेंट दे नहीं रहे, बार बार कह रहे देंगे देंगे देंगे, पेमेंट नहीं दे रहे। जो भी हमारी सेल होती है उसका कुछ भी रिफंड नहीं आता, जैसे मंथली हमारा जाता है तो कुछ भी हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो अब जाके 5 CR के आसपास हमारा पेमेंट रुका हुआ है। तो कैसे अभी चल रहा है खर्चा? बहुत हालत ख़राब हो रही है सर। कोर्ट के अंदर मेरा केस चल रहा है, मेरा मकान कुड़की के अंदर है। मैं 3 लाख की किसी पे लोन लिया था बैंक से, तो मैंने अपने काम में लगा दिए सारे के सारे। अब मेरी पेमेंट नहीं मिल रही, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, घर परेशान हो रहा है बहुत ज़्यादा। मिसिस को TB वगैरह है, उसका इलाज हो नहीं पा रहा टाइम पे, मैं बुरा हो रहा हूँ ऐसा। गर्मी गिर भी चल रहा है? गर्मी गिर भी चल रहा था। मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया था इसी हैंडीक्राफ्ट के लिए, तो वो भी नहीं दे पा रहा, मैं किस्त वगैरह था। कितना लोन लिया आपने? मैंने 3 लाख 21 हज़ार लोन लिया था। वो सारा सब मेरा फंसा हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा मुझे, बहुत परेशान चल रहा हूँ। मेरे हमारी मिलकर थोड़ी हेल्प कर, थोड़ा कैसे पेमेंट अगर नहीं मिलेगी 6-6 महीने 8-8 महीने, तो हम कहाँ से सर्वाइव करेंगे? कब से पेमेंट रुका है, कितना पेमेंट रुका है आपका? साहब तो हम ये भी भूल गए हमारा कितना पैसा रुका है, क्योंकि इनके ऊपर आती है, ये कहते हैं कभी आपका ड्यू है 6 लाख, हम आपको 1.5 लाख दे रहे हैं। अब हम ये भी नहीं पता कि हमें किस बिल से 1.5 लाख रुपए मिल रहा है। हम अगर कल को कहीं क्लेम भी करेंगे तो हमें यही नहीं पता कि हमारा कौन सा बिल की पेमेंट हो गई, कौन से की नहीं हुई है। आपकी इस बीच बात हुई? हम लोग बात कर रहे हैं तो वो आगे से कुछ वो बस रिप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब फंड का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे लेटर जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट कुछ भी रिफंड मतलब कुछ भी उन लोग रिटर्न में भी हमें कोई मैसेज नहीं दिया कि क्यों रुका है, क्या है। बात करते हैं, फ़ोन नहीं रिसीव करना, ये सब चीज़ें हो रही है। हम कहाँ तक कर लेंगे सर? गाड़ी बिक गई, घोड़े बिक गए, अब क्या मकान बचा है वो भी बिक जाएगा सर। कितना हम सामान दे सकते हैं? कैपेसिटी एक आदमी की कितनी होगी? अब मजबूरी को आदमी थोड़ा उधार पानी लेकर काम कर लिया, जो अपने पास पैसे हैं वो सब खा गए। बच्चों वो बीमारी से पूर्ण का कर्जा हो गया, सब खत्म हो गया पैसा। तो यहाँ कौन कौन VIPs आए हैं और यहाँ से कुछ सामान लेके जाते हैं, और लास्ट कब आए थे थोड़ा बता पाए तो? सर लास्ट तो कल की बात करें तो कल फिजी की जो फर्स्ट लेडी है वो आई थी, उससे पहले अपने JD वैंस आए थे। और मतलब जब जो भी आता है हमारे देश में ना, जो भी आता है चाहे वो चाइना से आए चाहे वो रशिया से आए, तो उनका डेलीगेशन यहाँ पे आता ही आता है, ऐसा कोई नहीं है। इवन पाकिस्तान से भी एक बार ऑलमोस्ट 20 साल वो भी आए थे यहाँ पे आके, ऐसा नहीं, सब तकरीबन आते ही है। जो उनके पास कॉटेज ऐसा एक है जो पूरी इंडिया को कवर करता है, तो अगर इंडिया जानना है ना तो आपको कॉटेज में आना पड़ेगा। तो इंडिया क्या है, टॉप कश्मीर से जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक का, तो उनको दिख जाता है इंडिया। भले ही वो अलग स्टेट्स के एम्पोरियम बने हुए हैं, वहाँ उनको एक स्टेट का मिलेगा, तमिलनाडु का है, उड़ीसा का है, पंजाब का है, बट ये तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर करता है। तो इसलिए ये इनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, गवर्नमेंट को भी मिला है, बट गवर्नमेंट क्यों हेल्प नहीं कर रही है वो उनके ऊपर है। यहाँ पर राष्ट्रपति से लेकर के या नीचे छोटे से छोटे मंत्री तक जितने भी सरकारी गिफ्ट जाते हैं वो सब कॉटेज से ही जाते हैं। और प्रधानमंत्री जी भी अगर बाहर जाते हैं वहाँ किसी देश में, तो वहाँ के किसी भी राज्य मंत्री से मिलते तो जो भी गिफ्ट देते हैं वो कॉटेज से ही सिलेक्ट होकर जाता है। PM और राष्ट्रपति भवन से लोग आते हैं?
पीएमओ से भी आते हैं, राष्ट्रपति भवन से भी आते हैं, इवन मंत्रालय से भी आते हैं। जो भी उनके फॉरेन गेस्ट आते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के आएँ या पीएमओ ऑफिस के आएँ या किसी मंत्रालय के फॉरेन जो उनके गेस्ट आते हैं, उनका सबका डेलीगेशन का जितना भी गिफ्ट है आइटम सारा कॉटेज से ही जाता है। इवन जब मुर्मू मैडम जब प्रेसिडेंट बनी है उसके बाद जो उनका कारपेट का रेनोवेशन का काम सारा कॉटेज ने करा है। सारे कॉटेज से उनके कारपेट गए हैं चेंज होने के लिए। उनका पैसा आया था, उनका पैसा मिला, पेमेंट पूरी मिली है, लेकिन अब पीएमओ ऑफिस का भी रेनोवेशन का काम करते हैं हम, मंत्रालय का भी रेनोवेशन का काम करते हैं हम लोग। और उसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आता कि हम लोग जो सरकारी कंपनी है, हम यहाँ खाली बैठ करके फाइलों में काम नहीं करते हैं, हम सेल करके सरकार को कमा के देते हैं। और उसके बावजूद भी अगर सरकार इस तरह का रवैया हमारे साथ करती है, अब इतना हमें नहीं मालूम कि कितने ऊपर तक ये बात है, वो तो आप लोगों के ज़रिए ही जाएगा जो भी जाना है। यहाँ पर एक दिन में लाखों की सेल हुआ करती थी, पर अब हालत ये है कि हजारों का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण बस यही है कि यहाँ पर तमाम डिपार्टमेंट, ज्वेलरी से लेकर फर्नीचर तक, हैंडीक्राफ्ट से लेकर हैंडलूम तक, सारा सामान खत्म हो चुका है। और जो ग्राहक सामान खरीदना चाहते हैं वो भी खाली शोरूम देखकर चले जाते हैं। अब नौबत यह है कि शेल्फ में सामान को फैला फैला कर रखना पड़ता है। अब की बात जैसी प्रॉब्लम है ना, वैसी कभी हमने देखी नहीं। सामान की इतनी ज़बरदस्त शॉर्टेज है, और आपको पता ही है सितंबर 1 महीना पहले हमारे पास सामान होना चाहिए, अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं है। ये हमारा सिल्वर काउंटर होता था। हाँ। और यहाँ पे 92% प्योर सिल्वर हम यहाँ रखा करते हैं, लेकिन आज की डेट देखिए एक भी पीस नहीं है। दिखावे के लिए कहीं वाइट मेटल रखा हुआ है और इक्का दुक्का कोई चांदी नहीं है, ये वाइट मेटल है। जहाँ प्योर चांदी जो 92% प्योर हुआ करती थी वो रखी जाती थी इनमें। सामने पहले फुल भरा रहता था, आज की डेट में पूरा काउंटर खाली पड़ा है। उसको हमने दिखावे के लिए हमने उसमें पेपर मसी डिस्प्ले कर रखा हमने। चांदी में भी सर सिर्फ फिलग्री की आइटम देख रहे हैं आप, जयपुर की इनेमल वर्क में आती हैं और भी दूसरे स्टेट से आती है, मीनाकारी में आती हैं, कुछ भी नहीं है। ये काउंटर में इसलिए रख दिया गया ताकि ये काउंटर खाली ना रहे। ये कश्मीर का पेपर मसी है जो कि यहाँ रख दिया गया है। बेसिकली पेपर मसी का काउंटर सामने है, तो जगह जो है हाँ जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए। आपको कब से ये लग रहा है कि यहाँ पे इस तरह का है? ये पिछले 4-6 महीने से जो है इस तरीके की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, है ना। बाकी तो हम रेगुलर हैं यहाँ पे, कम से कम 25-30 सालों से कॉटेज से ही चलता रहा है मिनिस्ट्री का। ये फॉरेन में भी हमारे कई गिफ्ट्स आइटम्स जाते हैं, मिनिस्टर जब बाहर जाते हैं तो वो चीज़ें मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं मिल पाती हैं आजकल। 20-22 करोड़ के आसपास बिल हो गया है एसटीसी का मेंटेनेंस। कितने दिन का है ये करीब वही कोरोना के बाद से जो है अभी तक उनको मेंटेनेंस दिया नहीं है। तो ये तब से ही उन्होंने अभी लास्ट टाइम उन्होंने काफ़ी बार एसटीसी ने कॉटेज को रिमाइंडर दिया, लेकिन ये पेमेंट नहीं हुई उनकी, तो उन्होंने लास्ट में आकर के ये एसी काफ़ी टाइम से करीब महीने भर से उन्होंने बंद कर दिया है। हमारे पास जो भी कस्टमर आता है हाँ वो सारा वीआईपी आता है, जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी सारे वीआईपी हैं। तो यहाँ पे आते हैं और गर्मी की वजह से कोई रुकना नहीं चाहता अंदर, ना कोई शॉपिंग करना चाहता, सब वापस चले जाते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर। एसी तक काम नहीं कर रहे हैं महीने भर से, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से पैसा नहीं आ रहा है। और करीब 22 कितना बता रहे हैं? करीब 20-22 करोड़ के आसपास देनदारी है। 20-22 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसके चलते यहाँ पर सभी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। ये पूरा भरा रहता था फर्नीचर से। हाँ। अभी हमारा 21 अगस्त को आईसीसी बसंत कुंज में जो डीसी कमिश्नर है वहाँ पे 80 लाख का सामान गया। हमारा अपना घर खाली होते हुए ये सामान ने वहाँ भेजा है सेक्रेटरी और मंत्री को खुश करने के लिए। क्यों? वहाँ छोटी शॉप खोली है। डीसी को वहाँ पे डीसी ने एक्चुअली क्या है, बसंत कुंज में डीसी हैंडीक्राफ्ट ने वहाँ पे अपना एक शोरूम खोला है कुंज के नाम से। तो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्प्ले के लिए सारा सामान गया है। हमारे घर में सामान नहीं है, मगर कॉटेज ने मैनेजमेंट ने सारा सामान करीब 1 करोड़ के आसपास का फर्नीचर सारा वहाँ भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे डिस्प्ले करना है उनको, डीसी को प्रमोट करना है, इसलिए हमने इसका विरोध किया था। लेकिन की बात है ये अभी 4-5 दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ है कुंज का। मंत्री जी ने कुंज का इनॉग्रेशन करा है, मंत्री जी ने। उसके बाद क्या वो सामान यहाँ आ जाएगा?
वो कह रहे हैं कि आ जाएगा, लेकिन अभी तक तो आया नहीं, वापस आया नहीं डिस्प्ले के बाद से। हमने विरोध किया था, विरोध भी किया था सामान रोकने के लिए। हमने सामान नहीं जाने का विरोध भी किया था एमडी को, तो उन्होंने बोला कि डीसी इसमें 2 करोड़ पे हेल्प कर रही है हमको। अभी तक तो पैसा आया नहीं 2 करोड़ हमारे पास। अच्छा, उन्होंने बोला कि 2 करोड़ सामान ले गए, और सामान भी वहाँ इतना हाई कॉस्ट का सामान वहाँ बिकने वाला नहीं है, यहाँ जब भी निकल जाता है वो सामान। फिर वहाँ के लिए हमारे यहाँ से स्टाफ भी भेजा जा रहा है। अच्छा, अब स्टाफ भेजे जाएगा तो फिर यहाँ पे जो स्टाफ अटेंड कर रहा है तो यहाँ शॉर्ट हो गया। यहाँ से कितना स्टाफ गया उधर? वहाँ से कितने लोग हैं? 4-5 लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ। सेल पे काफ़ी फ़र्क पड़ा। सेल पर बिल्कुल सर। पहले कितनी सेल हो जाती थी हमें बताइए? पहले सेल काफ़ी होती थी सर, काफ़ी सेल होती थी, करीब महीने के कभी 10 लाख कभी 20 लाख। और हमारा एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो एक्सपोर्ट में ज़्यादा सेल होती है, तो एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऑल वर्ल्ड लेवल कंपनी होने से लोग वर्ल्ड के लोग हमारे कंपनी में आते थे। हमारे यहाँ की सेल 15-20 लाख लगभग डेली होती थी, और आज ये स्थिति हो गई है कि यहाँ पे कस्टमर आते नहीं हैं, सामान हमारे कंपनी में रह नहीं गया, गवर्नमेंट हमारे कंपनी के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है। धनतेरस पे 1.25 करोड़ की एक दिन की सेल है, शायद ही कोई ऐसा शोरूम हो दिल्ली में जिसकी 1.25 करोड़ की सेल एक दिन की हो। इसके बाद भी हम अपेक्षा का शिकार हैं, जबकि मोदी गवर्नमेंट कहती है कि वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करती है, पर इतने बड़े शोरूम को देखते हुए आपको खुद ही लगा होगा कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को वो प्रमोट जरूर करती होगी, पर कॉटेज की तरफ उनका कोई लगाव नहीं नज़र आ रहा है। इसका कारण तो समझ में हमारे भी नहीं आ पा रहा है सर। अभी फिर धनतेरस दीपावली आने वाली है, तो कुछ संभावना है आपको? सामान सर 1.25 करोड़ का सामान ही नहीं है, तो फिर सेल कहाँ से होगी? और फिर वो मिनिस्ट्री और मंत्रालय हमें कहता है कि आप सेल नहीं करते। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। कोविड की जो आपदा थी, उसको ये आपदा मेरे ख्याल से मान ही नहीं रहे। अगर आपदा मानते तो ग्रांट देते, क्योंकि बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमें ग्रांट मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमें लगता ही नहीं हम सरकारी आदमी हैं, हमें लगता है हम प्राइवेट आदमी हैं, इसीलिए कोई ग्रांट व्रांट हमें मिल नहीं रही। ये देते ही नहीं, उसको आपदा मान ही नहीं रहे। कोविड में जब दुकान ही 2 साल बंद रही, ढंग से खुली ही नहीं, तो सामान कैसे बिकेगा और सेल कैसे होगी? लेकिन आज इस कंपनी की हालत ये हो गई है 2020 से। सिर्फ हमें दिलासा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हाँ जी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं है। देखिए, इन तमाम कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उसमें बार बार जो मैनेजमेंट का रोल आ रहा है कि मैनेजमेंट की ओर से चीज़ें दिक्कत हो रही हैं, चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पर अनिल रजक हैं, अपर महाप्रबंधक शोरूम। हम उनके पास आए, हम उनसे बातचीत करना चाहते थे कि जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं कि उस पर आपका क्या कहना है। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली कुछ भी बातचीत करने से मना कर दिया। तो आपने देखा कि सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के भीतर जो तमाम कर्मचारी हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि उनको कई महीनों से वेतन नहीं मिला है। इसके अलावा जो कई तरह के भत्ते होते हैं वो उनको नहीं मिले हैं। ये सभी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, और उनका कहना है कि जो तमाम वेंडर्स हैं जो अलग अलग जगहों से देश के यहाँ पर माल सप्लाई होता है, उनको पेमेंट नहीं जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर सामान नहीं आ रहा है, सप्लाई में कमी है। शोरूम जो यहाँ पर लगे हुए हैं, जो यहाँ पर तमाम स्टॉल लगे हुए हैं वो खाली हैं, माल नहीं है। तो फिर इसके चलते जो कस्टमर है वो वापस जा रहे हैं, और इसके चलते इनको तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और ये जो परेशानियां हैं इनको वो कोरोना काल के बाद से आनी शुरू हुई। हालांकि बाद में इन्होंने एक प्रदर्शन किया था कोरोना के बाद, तब कुछ चीज़ें बेहतर हुई थी, इनकी सैलरी मिल गई थी, लेकिन अभी फिर 6 महीने से उसी तरीके की समस्याएं आ रही हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा है। इसके अलावा तमाम इस इंडस्ट्री से जुड़े मंत्रालय और तमाम अधिकारियों को पत्र भेजे हैं, एक मुलाकात इन्होंने की है, उसके बाद भी इनका समाधान नहीं हुआ है। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि इनको जो लोग हैं उनका पेमेंट होना है, लोगों को वो पेमेंट दिया जाए, इनकी सैलरी है वो इनको मिलनी चाहिए, और इसके चलते ये अभी तक प्रदर्शन पर हैं। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।